खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खसूसी नशरियात। सेनेट के इंतखाबात जारी। इस वक्त पोलिंग ख़त्म होने में 1 घंटे का वक्त रह गया है। 5 बजे पोलिंग का अख्ताम होगा। उसके बाद वोटों की गिनती और फिर इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान कर देगा। 11 जो सेनेटर्स की सीट्स हैं पंजाब में, वो पहले ही अनअपोज इलेक्ट हो चुके हैं। सियासी जमातों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई। बाकी 3 सूबे और फेडरल कैपिटल यानी कि कौमी असम्बली में जो वोटिंग चल रही है वो 5 बजे तक जारी रहेगी और बड़ा कांटेदार मुकाबला कहा जा रहा है। और अपोजिशन की तरफ से भी बड़े दावे आ रहे हैं। उन्होंने अपने मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को मैदान में उतारा है। और ये इलेक्शन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि इससे पहले जो कुछ होता रहा वो भी एक अपनी मिसाल आप है कि कैसे पैसों के इस्तेमाल की वीडियो मंजर आम पर आई। और कल रात जो एक वीडियो आई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की, जिसमें वो मुबैना तौर पर कुछ लॉ मेकर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपना वोट कैंसिल किया जाए, उसके ऊपर हुक्मरान जमात ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि गिलानी साहब को नाअहल कर दिया जाए, लेकिन उस पर अभी तक कोई इस बाज़ाब्ता तौर पर फैसला ऐसा इलेक्शन कमीशन का सामने नहीं आया। 5 बजे तक का हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे नताइज आएंगे आपको बताते चलेंगे। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का में जो ये इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है तकरीबन अपने अख्ताम को है। और सारी नज़रें आज फेडरल कैपिटल में जो इंतखाब हो रहा है, गिलानी साहब और हफीज़ शेख जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और PTI के मेंबर कैंडिडेट भी हैं, उनके माबैन है, जिससे ये साबित होगा कि सियासी आगे दर्जा हरारत या हवा किस तरफ चलेगी। अपोजिशन ने इसको हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक से भी इसको मुमासलत दी है और कहा है कि दावा किया है कि अगर गिलानी साहब अगर ये मार्का मार लेते हैं तो ये हुकूमत के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन क्योंकि अददी अक्सरियत हुकूमत की है ऐवान में, तो इसके कवी इम्कान यही है कि हुकूमत ये जो है मार्का मार लेगी और हफीज़ शेख साहब कामयाब होंगे। इससे पहले हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त की कि इसको ओपन कर दिया जाए। जो पैसे का इस्तेमाल, रिश्वत दी जाती है MPAs को, वो बंद हो जाए और ओपन वोट के ज़रिए या रायशुमारी के ज़रिए इसका सेनेटर्स का इंतखाब कर लिया जाए। इसके साथ साथ ये भी प्रपोजल आया कि आइडेंटिफाइबल बैलेट पेपर्स हों, यानी कि बाद में ये मालूम हो सके कि किस मेंबर ने किस कैंडिडेट को वोट दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की रोशनी या हिदायत के मुताबिक ये बात तो तस्लीम की, लेकिन कहा क्योंकि वक्त की कमी है एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, अगले जो इंतखाबात होंगे उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आखिर में आपको बताता चलूँ, 2 बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसमें यह बात तय की गई थी कि इस किस्म के इंतखाबात खुफिया के बजाय ओपन बैलेट यानी कि ओपन उससे रायशुमारी के जरिए किए जाएंगे ताकि शफाफियत का अमल सामने आए। लेकिन दोनों सियासी जमातें बावजूद इसके कि हुकूमत करके गई 5-5 साल, लेकिन इसको नहीं किसी तौर पर इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकी। इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मेहमानों का भी तारुफ कराएंगे। मेरी साथी एंकर मेरे साथ हैं समीना राना। जी समीना। बिल्कुल जी, जिस तरह से शहजाद आपने आज पूरा दिन जो सियासी गहमा गहमी और हैपनिंग जो सब कुछ हुआ वो तो आपने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब चूँकि अब आखिरी लम्हात में है वोटिंग, 5 बजे वोटिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त तमाम सूबाई असम्बलियों की क्या सूरत हाल है, कौमी असम्बली में क्या कुछ हो रहा है, सिंध असम्बली का रुख करते हैं, वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। नौरीन आसिफ हमारी नुमाइंदा इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नौरीन, अब तो कुछ टाइम रह गया है वोटिंग ख़त्म होने में, ये बताइएगा सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, कितने अराकीन अभी रह गए हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है? जी, सिंध असम्बली में इस वक्त जो है तकरीबन 4 से 5 अराकीन जो है वो बाकी हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है। और पूरे जो मेंबरान हैं 168 का पूरा हाउस है, जिसमें से ज़्यादातर जो मेंबरान हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और टाइम भी चूँकि कम ही रह गया है तो सिर्फ 4 से 5 लोग ही अब बाकी हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगे। और सिंध से 11 मेंबरान हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और टाइम भी चूंकि कम ही रह गया है तो सिर्फ 4 से 5 लोग ही अब बाकी हैं जो की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही। नौरीन आसिफ एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन, सिंध असम्बली से कुछ शिकायत भी सामने आई हैं, क्या एक्शन लिया गया? इलेक्शन कमीशन के विजिलेंस सेल को कुछ शिकायत मौसूल हुई, उसके बाद क्या सूरत हाल देखी आपने? जी नौरीन, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। कुछ शिकायत
थी सिंध असेंबली में वोटिंग के दौरान और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई बयान जारी किया है, कुछ बता सकती हैं? जी, इस हवाले से जो है वो शिकायत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये मामूली प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए वो मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती जो है वो शिकायत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये मामूली प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए वो मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती से मोबाइल अंदर साथ ले जाता है तो वो इतनी बड़ा मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तमाम तर इंतज़ामात जो है वो बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटीज़, और इस पर जो है हमारी स्पीकर आगा सिराज दुरानी है, स्पीकर सिंध असेंबली, उनसे भी और बहुत सारे अरकान से भी हमारी इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। PTV ने खुद उनसे बातचीत की, उनके तासुरात जाने, और उन्होंने इसमें इत्मीनान का इजहार किया कि बहुत स्मूथली ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है और सुबह से अब तक बहुत अच्छे अंदाज में, शफाफ अंदाज में ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद ये मुकम्मल हो जाएगा और इस पर वो बहुत मुतमईन नज़र आया। उनका कहना है कि जमहूरियत का हुस्न है कि इस तरीके से इतने अच्छे अंदाज में ये सारा जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ रहा है और अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नौरीन, आपसे बात करते हैं। राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब हमें ज्वाइन करने का। अभी हमारी नुमाइंदा नौरीन ये हमारे साथ ही, उन्होंने कहा आगा सिराज दुरानी साहब को कोट किया और कहा कि सारा का सारा जमहूरियत का हुस्न है। तो कल जो एक ऑडियो टेप सामने आई और या वीडियो टेप सामने आई और उसमें जैसे बताया जा रहा है, तो वो भी जमहूरियत का हुस्न ही तस्वुर की जाएगी या नहीं, राना साहब? जी शहजाद, देखें बात यह है कि आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं उनके नज़दीक ये जमहूरियत का हुस्न हो सकता है, लेकिन कल जो वीडियो और ऑडियो सामने आई वो इंतहाई शर्मनाक है। वो जमहूरियत के मुंह पर एक तमांचा है। इस बात पर बजाय इसके कि लोग शर्मिंदा हों, वो बड़ी डटाई से उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये कहाँ का तरीका है, कहाँ की जमहूरियत है कि आप पैसे के लेन देन से इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। मैं कहता हूं कि एक MNA अगर अपनी मर्जी से किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दे वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे उन अरकान असम्बली को तरीक़ा वारदात समझा रहे हैं, उससे इनकी जमहूरियत पसंदी जो है उसका पोल तो खुल जाता है। और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौन है? ये वही हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया। ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी हैं जो जमहूरियत के बड़े चैम्पियन हैं, जो जनरल ज़ियाउल हक शहीद की मजलिस शूरा के मेंबर थे। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ जमहूरियत के नाम पर जिस किस्म का बदतरीन मजाक किया जा रहा है, ये जो बातें सामने आई हैं गुज़श्ता 3-4 दिनों के दौरान सिंध असम्बली में, अभी आपकी नुमाइंदा कह रही थी कि मामूली नौइयत की शिकायत हैं। वो मामूली नौइयत की शिकायत नहीं है। वहाँ पे जिस किस्म के मनाजर देखने में कल भी आए और जिस तरीके से वहाँ के वज़ीर जो हैं सैयद नासिर शाह साहब, उनके हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की गुफ्तगू सामने आई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन वाक़यात को मामूली नहीं कहा जा सकता। अच्छा, लेकिन ये फरमाइए कि वो कहते हैं, उन्होंने तो एक एडमिट किया कि जी वाकई ये मैंने ही किया है, मैंने उनको बताया है, लेकिन इसमें मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं किया। यानी डायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि कोई पैसे या रिश्वत उन्हें नहीं दी, बस उन्हें समझाया है कि कैसे आपने जो है गिलानी साहब की मदद करनी है। देखें, उस वीडियो और ऑडियो में बहुत सारी, एक वीडियो है एक ऑडियो है जी। उनका अगर आप बगौर जायज़ा लें तो उसमें पैसे का लेन देन साफ नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से सारा काम हो रहा है। तो शहजाद बात यह है, देखें मैं इस मौके पर यह अर्ज़ करूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन जिस तरह डस्का के इलेक्शन के दिन उन्होंने आधी रात को एक प्रेस रिलीज जारी करवाई कि जी वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन नहीं उठाया, वहाँ पे IG ने बात नहीं की और ये नहीं किया। अब इतनी वाज़े वीडियो और ऑडियो सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से पुरस्रार खामोशी जो है वो किस बात का उससे इजहार होता है, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम कर लें। इस इलेक्शन की ये खास तौर पे जो इस्लामाबाद में इलेक्शन हो रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, इसमें शहजाद कल की ऑडियो वीडियो आने के बाद
ये पूरे का पूरा प्रोसेस मशकूक हो गया है। चलें, ठीक बिल्कुल, ठीक। लेकिन राना ताहिर साहब, इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि तहकीकात करेंगे, नोटिस दिया गया है, लेकिन अब देखेंगे कि किस तरह की तहकीकात हैं और क्या तहकीकात बर वक्त नहीं होनी चाहिए। इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर एंकर हैं बिचारी मरी, जो कि बलूचिस्तान में मौजूद हैं। कोयटा से हमें अब बिचार मरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिचार, ये बताइएगा कि आप बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद हैं, अब कुछ टाइम रह गया है वोटिंग खत्म होने में, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और पूरा दिन वोटिंग का अमल किस तरह से चलता रहा? थैंक यू वेरी मच जी बिल्कुल, बलूचिस्तान को लेकर पहले भी मीडिया में बड़ी तशहीर होती रही, बड़ी खदशात आते रहे बलूचिस्तान के हवाले से सेनेट इलेक्शन को लेकर, और यकीनन बलूचिस्तान अहम भी बहुत था, देखते रहे हमेशा। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों में यहाँ पे जो सियासी पार्टियाँ हैं वो मिल बैठ के उन्होंने कोशिश की है कि एक फार्मूले के तहत इस मामलात को हल किया जाए, या जिस तरह पंजाब ने किया उस तरह किया जाए, लेकिन वो किसी हद तक तो कामयाब हो गए, जिसमें बहुत सारे जो नाराज़ लोग थे या कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे, जिस तरह सरदार यार मोहम्मद रिंद का बेटा PTI से था, वो इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन रात गए तक उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया था। और इसी तरह सितारा याद साहिबा सेनेटर जी थी खातून, वो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान से वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो उस पर भी पार्टी के कुछ लोग नाराज़ थे हुकूमती इत्तेहादी, तो उसने भी विड्रॉ कर दिया था। रात गए तक बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अफ़वाम मुतफ़िम के साथ हल होती हुई दिखाई दी, और आज सुबह जब इलेक्शन का अमल शुरू हुआ तो बड़ा स्मूथली यहाँ पे शुरू हुआ। जिस तरह अरकान असम्बली आ रहे थे और वो अपना वोट कास्ट करके जा रहे थे, लेकिन अगर अभी हम देखते हैं तो पार्टी पोजीशन में जब हम बात की ज़राए से, तो उन्होंने भी ये बताया था कि कुछ हद तक चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं, यानी एक यहाँ पे एक नशिस्त जनरल नशिस्त की पे ज़्यादा ज़ोर होगा कि उस पर ज़ोर आजमाई होगी। बाकी जो फार्मूले के तहत अगर देखा जा सकता है तो 7 जो सीटें हैं वो हो सकता है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है यहाँ का वो ले जाएं, और अपोजिशन के हिस्से में 4 सीटें आ सकती हैं और एक जो सीट हो सकती है उस पर ज़्यादा तवज्जो है कि वो पता नहीं कौन ले जाएगा, उस पर ज़ोर आजमाई हो सकती है। तो सुबह हुकूमती इत्तेहाद के जितने लोग थे वो अपने वोट कास्ट करके चले गए हैं, और अभी तकरीबन वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है कि 2 अरकान रहते हैं जो अभी मौजूद हैं ऐवान में, वो अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन आखिर में यानी अपोजिशन सुबह से उन्होंने कोई वोट कास्ट नहीं किया, आखिरी टाइम में अब अपोजिशन आई है। पहले जमीयत के लोग आए थे, फिर इसी तरह BMP के लोग आए, और इसी जो वारकिन थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और अभी तकरीबन वोटिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और थोड़ी देर में गिनती का अमल शुरू होगा। लेकिन बड़ी खुशसलूबी के साथ ये तमाम मामला सुबह से जो वोटिंग का अमल था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम जानते हैं कि पंजाब असम्बली में इलेक्शन से पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो गई और जितने भी सैनेटर्स थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। वहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जो 7 तकरीबन नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलने जा रही हैं, 4 इम्कान है कि अपोजिशन ले जाए, तो यानी कि जो मुकाबला भी हो रहा है वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत है कि यही डिवीज़न होगी वहाँ पर सैनेटर्स की बलूचिस्तान में। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प था। इससे कबल ये सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही थी कि जब यहाँ पे ये बाज़गश्त कर रही थी कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर फूट पड़ गई है, हुकूमती इत्तेहाद के अंदर 3 धड़े हो चुके हैं और हर कोई अपनी तरफ से खिंचातानी कर रहा है, और कुछ हुआ भी था कि इस तरह हुकूमती इत्तेहाद के कुछ लोग थे उन्होंने अपना एक कैंडिडेट सामने लाया था। उस वक्त ये तमाम चीज़ें वाकई ऐसा ही था कि शायद हुकूमती इत्तेहाद या बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो ज़्यादा वोट लेके जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सादिक संजरानी साहब यहाँ पे आके बैठ गए, और फिर जो यहाँ की सियासी जमातें थी उन्होंने मिल बैठ के एक दूसरे से बात की, और हुकूमती इत्तेहाद ने आपस के जो अंदर की रंजिशें थी उनको ख़त्म करने में काफ़ी हद तक एक दूसरे को मना लिया था। तो फिर वो कैंडिडेट जो इस मुकाबले में पहले इन हो रहे थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो वो मामला थोड़ी हद तक हम देख सकते हैं कि रात 3-4 बजे तक भी ये लोग बैठे रहे, तो कुछ हद तक चीज़ें सेटल डाउन नजर आ गई। एक सवाल एक सवाल ये कि माजी में बलूचिस्तान असम्बली जो है वो तनाज़ात का शिकार रही, और बड़ी मीडिया पे आपने खुद कहा कि मनफी रिपोर्टिंग भी होती रही। माजी का हवाला दे रहा हूँ कि वहाँ पर क्योंकि तनासब कम है, तकरीबन 9 वोटों से इलेक्ट हो सकता है सेनेटर, तो वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल बड़ा होता रहा। माजी में बड़े किस्से आपने भी सुने होंगे, तो इस दफ़ा क्या सियासी जमातों ने, वहाँ के मेम्बरान ने कोई ऐसी कोशिश की है कि ये जो माजी में उनके ऊपर ये दाग लगे थे बलूचिस्तान असम्बली पे या उनके मेम्बरान पे, वो इस दफ़ा ना लगें और साफ शफाफ तरीके से जिसको वो ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाह रहे हैं उसी तरह हो? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान को बदनसीबी मैं कहूँगा कि इस तरह की बातों का सामना हमेशा से करना पड़ा कि जी वहाँ पे वोट बिक रहे हैं, घोड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जी वहाँ पर घोड़े बिक रहे हैं। और इस दफ़ा भी इलेक्शन से कबल आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक ये भी खबरें चल रही थी कि जी 70 करोड़ तक
कि वहाँ बलूचिस्तान सबसे महंगा है और वो बिक रहे हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल हमने देखी, हमारी नज़र में ऐसी कोई चीज़ हमें रिपोर्ट नहीं हुई, नज़र नहीं आई कि बलूचिस्तान के किसी रुकन असम्बली ने पैसे लेकर अपना वोट उसके अगेंस्ट वो दिया हो। ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं ये सियासी मामलात हुए थे, क्योंकि यहाँ पे कबायली लोग हैं और कुछ कबायली रिवायात भी हैं। एक दूसरे के घर आना जाना या किसी के पास जाके बैठने के बाद फिर वो बंदा मजबूर हो जाता है कि वो फिर हाँ या ना जवाब दे देता है। तो वो कबायली रिवायात को सामने रखते हुए यहाँ पे वोट उस हवाले से ज़रूर दिए जाएंगे। पार्टी के लोग कुछ नाराज़ थे तो वो फिर अफ़ाम व तफ़हीम से बैठ के उनको भी मना लिया गया था। लेकिन यहाँ पे वो पैसे वाली जो बात थी वो मैं इसको रद्द करता हूँ कि हमारी नज़र से ऐसा कुछ नहीं गुजरा कि कोई पैसे भी लेके कोई रुकन असम्बली ने अपना वोट बेचा। बहुत शुक्रिया बिजार मरी, आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट किया। अब चूँकि आधा घंटा ही बाकी रह गया है वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद, इसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से वो बता रहे थे कि पूरा दिन बड़े पुरअमन तरीके से वोटिंग होती रही, अरकान असम्बली आते रहे और अपना वोट कास्ट करते रहे। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से जैसे शहजाद आप भी बात कर रहे थे कि असम्बली छोटी है, लेकिन जो नताइज आते हैं वो अक्सर हैरान कुन कर देने वाले नताइज होते हैं। और यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेडिंग, ख़रीदो फरोख्त, माजी के इलेक्शंस में ज़्यादा इस तरह की मिसालें जो हैं वो बलूचिस्तान से सामने आती रहीं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो अब कुछ देर बाद ही वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जैसे ही आना शुरू होंगे वैसे ही हम अपने नाज़रीन को अपडेट्स देते रहेंगे। अभी वोटिंग का अमल जारी है, लेकिन एक आज़ान ब्रेक की जानिब जाना है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मज़ाफ़ात में आज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है। सुनने की सादत हासिल कीजिए, वापस आएंगे और ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह। حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो, और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो,
बल्कि भाई भाई बनकर रहो। छोटे सूबों के हकूक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन सेनेट इलेक्शन 2021 के हवाले से जारी है और अब चूँकि आधा घंटा रह गया है वोटिंग का अमल ख़त्म होने में। और शहजाद, अगर हम सेनेट इलेक्शन 2021 के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि माजी में जितनी बार भी सेनेट इंतखाबात होते रहे, लेकिन इस बार एक ख़ास चीज़ हमने देखी कि जिस अंदाज से इंतखाबी मुहिम चलाई गई इलेक्शंस के लिए, इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा। और इस बार जो ज़्यादा मेन पॉइंट सामने आए वो हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा, जिसमें रिश्वत के खात्मे के लिए जितनी कोशिशें की जाती रही और जो इकदामात उठाने की बात होती रही, लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई, लेकिन उस राय के बाद भी वो सब नहीं हो पाया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और इस राय को दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने मौक़िफ़ के मुताबिक इंटरप्रेट किया, लेकिन अब जो इंतखाबात हैं वो पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक ही हो रहे हैं। और इसमें एक इजाफा करता चलूँ कि ये जो ओपन बैलेट और रिश्वत के खात्मे की बात थी, इसमें इनिशिएटिव हमें हुकूमत या हुक्मरान जमात का नज़र आया। अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की, किन बुनियादों पर की वो ये आपसे बात करते रहे हैं। हमें राजा आमिर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन की है स्टूडियो में, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करने का। राना ताहिर साहब हमारे साथ पहले ही मौजूद हैं। राना ताहिर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी या हफीज़ शेख? देखिए शहजाद, बात यह है कि ये तो अभी इलेक्शन का रिज़ल्ट थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। मसला ये है कि अभी आप देखें, जैसे आप सही कह रहे हैं आप, कि ये इलेक्शन जो है उस तरीके से, जिस तरीके से शफाफ होना चाहिए, इसकी शफाफियत पर बहरहाल दाग लग गया है। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन 11 मार्च से पहले करवाने थे। ये कोई 3 मार्च जो है आसमानी सहीफ़ा नहीं था कि भाई ये 3 मार्च को ही इलेक्शन होना था। अगर अदालत उज़्मा का फ़ैसला आ गया था तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी कि वो इसको शफाफ बनाने के लिए जो गाइडलाइन दी हैं अदालत उज़्मा ने, उन पर अमल करते और इस तारीख को 2-3 दिन आगे करने से कोई तूफ़ान नहीं आ जाना था, इलेक्शन शफाफ होते। लेकिन चूँकि अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है तो कौम सारा कुछ, जो कुछ ये हो रहा है कौम देख रही है। ये देखें, हॉर्स ट्रेडिंग की पाकिस्तान में तारीख बड़ी शहजाद पुरानी है और 2 जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये कोई बिला खौफ तरदीद ये बात कही जा सकती है कि माजी में ये दोनों जमातें हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस रही हैं। अच्छा, उनका एक आर्गूमेंट है, वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि ये खुफिया राय शुमारी है और इसमें अगर मेंबर अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जमात के अलावा किसी उम्मीदवार को वोट देना चाहे तो वो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में नहीं आएगा। देखें, हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना, वो ये बात आपकी सही है। अगर ज़मीर की बात हो तो ज़मीर के मुताबिक खुलकर कहना कि मैं पीपल्स पार्टी का साथ दूंगा या नहीं दूंगा, पीपल्स पार्टी का है मैंने। लेकिन अगर ये तरीक़ा वारदात जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो और ऑडियो सामने आई हैं, उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि आज के इलेक्शन को वैसे ही 2 दिन आगे करके पहले इस बात का फैसला करते कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। सही तो लेकिन उन्होंने नहीं किया। चलें इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, राजा आमिर अब्बास साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, ये जो वीडियो वाला मामला कल से आया, इससे पहले भी कुछ पुरानी वीडियोस थी, कल कुछ और ऑडियोस भी सामने आई। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की जो वीडियो सामने है, उसके बाद उन्होंने कन्फेस भी किया और हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त दी गई। कानून क्या कहता है कि सेनेट इलेक्शन तो अब चूँकि आज हो रहे हैं, ख़त्म भी हो गए, जब इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करेगा, इस एप्लीकेशन पर जो भी एक्शन लिया जाएगा, क्या उसका फैसला यूसुफ रज़ा गिलानी पर डायरेक्टली सेनेट इंतखाबात जो भी वो हारते हैं या जीते उस पर कुछ आएगा, इसका असर? कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, कानून इसमें बड़ा क्लियर है। एक तो है आइन का आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जो ड्यूटीज़ हैं और आइन के तहत उसने क्या सर अंजाम देना है, तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो है कि उसने इलेक्शंस को फेयर, फ्री और उसमें किसी किस्म के
कोई ऐसा जिसको हम कहते हैं ऑनेस्टली होना चाहिए, ये वर्ड्स उसमें यूज़ हुए हैं। और फिर उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि जो कि इलेक्शन कमिश्नर और उसके जो 4 मेंबर्स हैं, जिनमें 2 गालिबन रिटायर्ड जजेस भी हैं, एक और लॉयर साहब भी हैं, चौथे भी हैं, उनके इल्म में होगा कि आपने इलेक्शन से पहले करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ सेफगार्ड्स करने हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में जो हालिया एक पिटीशन चल रही थी उसमें बारहा दोहराई गई, इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया और जो फैसला आया उस फैसले में 2 पैराग्राफ्स हैं जिसमें उनको कहा कि यू आर रिक्वायर्ड, उसको एक तरह की डायरेक्शंस दी गई कि आप ये मेयर्स लेंगे ना सिर्फ इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो इजलास चलते रहे, रात भर वो फिर बैठे रहे, अगले दिन बैठे रहे और उनके पास कंप्लेंट गई कि जनाब ये चीज़ है, ये इसमें वीडियो आई है और वीडियो को फोरेंसिक करने से पहले उनको ये देख लेना चाहिए था कि वो जिस शख्स अली गिलानी की वीडियो थी उसने एडमिट कर लिया, उसमें कोई ऐसा कानूनी पहलू नहीं रहा कि फोरेंसिक कराएंगे और फिर चेक करेंगे और फिर कमेटी के पास जाएगा। वंस अ पर्सन इज एडमिटिंग कि ये मेरी वीडियो है, ये मैं बात कर रहा हूँ। जरा एक्सप्लेन कर दें राज साहब। वो ये कहते हैं कि हाँ ये मेरी वीडियो है, मैं उन्हें बता रहा था कि वोट कैंसिल कैसे करना है। तो इतनी सी बात आप समझते हैं कि कानून शिकनी के जुमरे में आ जाती है? वो ये कहते हैं पैसे नहीं दिए मैंने, बस तरीक़ेकार समझाया। या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस में आती है? देखिए करप्ट प्रैक्टिस में आती है और जो वोट है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक करप्ट प्रैक्टिस है और अगर आप किसी को ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, उससे ये डील कर रहे हैं कि आपने वोट को डिस्ट्रॉय करना है। वोट को डिस्ट्रॉय करना आज खुद एक जुर्म है। आपकी वोट की जो बैलेट पेपर है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और वो बता रहे हैं कि किस अंदाज में इसको फोल्ड करना है, किस अंदाज में फिर ये निकलेगा हम देख लेंगे, किस अंदाज में वो फंड्स दिए जाएंगे। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर ओपन एंड शट केस कि जिसमें किसी एविडेंस की एज सच, क्योंकि एविडेंस वहाँ पर रिक्वायर होता है कि वो डिनाई कर देते कि जनाब ये मैं नहीं हूँ, ये बनाई गई है या इसमें कोई एडिटिंग की गई है। तो ऐसी सूरत हाल में जैसे कि राना साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें बुरी तरह फेल होता हुआ नज़र आ रहा है कि उसने जो रिक्वायरमेंट्स करनी थी वो उसने नहीं की उसमें। और ऐसा लग रहा है कि जनाब उसको वो डसका तो बहुत नज़र आया। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उनकी प्रेस रिलीजेस भी आ गई कि जनाब मैं 3 बजे आईजी को फ़ोन कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने किसी को फ़ोन किया या बताया गया। तो ये वो एलिमेंट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है कि ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, अब इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो ऐसे होता है कि लीडर ऑफ द हाउस या अपोजिशन उसको अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स भी ऐसे ही आते हैं। 2 मेंबर्स तो पिछली हुकूमत के दौर से आ रहे थे। इस दफ़ा क्या हुआ कि 2 मेंबर्स इन्होंने अपोजिशन को दे दिए कि आप चुन लें। 4 मेंबर्स अपोजिशन के हैं। चेयरमैन साहब का अपना जो ताल्लुक है वो सबको पता है कि कहाँ से है। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारे यहाँ जो आइनी अमेंडमेंट्स या जो दीगर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसमें चाहे वो चेयरमैन नैब का ओहदा हो या चेयरमैन इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो, तो इनको रिविजिट करने की ज़रूरत आ गई है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर अपॉइंटमेंट्स। लेकिन देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और जाहिर है कि सियासी जमातें तो आती जाती हैं, ब्यूरोक्रेट रहते हैं। उन्होंने उन्हीं जमातों के साथ सर्व करना है कि जो इस वक्त मुल्क में हुक्मरानी कर रही हैं या माजी में करती रही हैं। तो इस बात से कि अगर वो किसी जमात में जब थे और उनके पास एक ओहदा था तो ये मफरूज़े के बुनियाद पर बात कर लेना कि उनका कंडक्ट क्या होगा, तो ये शायद दुरुस्त बात नहीं है। देखिए उन्होंने हुकूमतों के साथ नहीं काम करना, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आइन में उसको इंडिपेंडेंस दी हुई है। मैं माजी की बात कर रहा हूँ, माजी में भी वही आइन था, उसने काम करना है आइन के तहत। और जब वो आइन की जो उसकी ड्यूटीज हैं उसको 2 रोज चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से याद भी कराई, उनको लिख के बताया गया कि जनाब ये आपकी आइनी जिम्मेदारी हैं और इस आइन पाकिस्तान ने आपको वास्ट इख्तियारात दिए हैं, किसी रूल्स की कानून की आपको ज़रूरत नहीं है, ओवर राइडिंग आपके पास पावर्स हैं। लेकिन अगर वो पावर्स इस्तेमाल नहीं होती और हमें सेनेट के इलेक्शन में वही चीज़ें, वही ब्रीफ केस जो 2018 में नज़र आए थे, वही अमाउंट्स नज़र आते हैं, तो ये ऐसे है कि हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट, और ये अनफॉर्चुनेट ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है, ये आप और हमारे नुमाइंदे हैं। समीना आपकी वजह से एक मुख्तसर सवाल, राजा साहब ये ज़रा बता दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब उस पर सवाल भी कर सकते हैं या फेयर कमेंट आप कर सकते हैं।
ये कि अगर अदालत उज़्मा ने हिदायत जारी की जो आप बता रहे थे, अगर ये फैसला आ जाता कि आप इस जो भी इलेक्शन है सेनेट का, इसको ओपन बैलेट के ज़रिए आप करें, तो क्या वो ज़्यादा मुनासिब होता? बिल्कुल सामने एक चीज़ आ जाती जिसमें जितना वक्त लगना दरकार होता वो इलेक्शन कमीशन। देखिए, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं था कि वो इसको आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 226 में कि ये सीक्रेट बैलेटिंग से ही होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक अच्छा उसमें जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की वो ये की कि जो बैलेटिंग जो उनसी है वो सीक्रेट ही होगी। रिजल्ट आने के बाद क्या वो जो वोट है उसको हम इन्फिनिटी टाइम तक, क़यामत तक उसको हम रखेंगे कि जनाब इसने सीक्रेट रहना है, कि या उसको हम ट्रेसेबल और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से चाहे बार कोड लगाते हैं, नंबरिंग करते हैं, उसको ट्रेस किया जा सकता है। और यही वो चीज़ें हैं कि आज अगर आपने किसी वोट को ट्रेस करना है कि वोटर ने कहाँ दिया है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप बैलेट पेपर को निकाल के ये पता कर सकें कि ये किस वोटर का है। और जैसे अभी शेरयार आफरीदी ने अपना वोट डाल दिया, उसने दोबारा रिक्वेस्ट की कि मुझे री वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अगर आप बॉक्स खोलेंगे तो आपको क्या पता है कि शेरयार आफरीदी का वोट कौन सा है, आप ढूंढ ही नहीं सकते। और जो दूसरी साइड है वो कहेगी जनाब ये तो इसका वोट नहीं है, भले से उसके दस्तखत भी हों, तो ये चीज़ें साबित नहीं हो सकती। एक आदमी को आप पकड़ने ब्रीफ केस के साथ 10 करोड़ रुपया उसके हाथ में हो, लेकिन वो कहेगा जनाब मेरा बैलेट लाओ, कहाँ मैंने ए की जगह बी को दिया है, बैलेट आप निकाल नहीं सकेंगे, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये कोई भी केस अपने हतमी अंजाम तक नहीं पहुंच सकेगा इलेक्शन डिस्प्यूट। सही है राजा साहब, जिस तरह से अदालत उस्मा के राय के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस बार तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि वक्त कम था तो इसलिए ये इस्लाहात नहीं हो सकी, लेकिन शफाफियत यकीनी बनाने की जिम्मेदारी चूंकि इलेक्शन कमीशन पर डाली। आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा इंतखाबात होंगे सेनेट के 2024 में, उसमें कोई इस्लाहात आप समझते हैं हो पाएंगी? और अगर इस्लाहात हुई तो क्या तरीक़ाकार होगा? क्या कोई आइनी तरमीम लाना पड़ेगी? देखिए, बड़ी आसान सी बात है। एक तो उनकी ये लेम एक्सक्यूज़ है कि वक्त कम था। यू सिंपली हैव टू प्रिंट 700-800 वोट प्रिंट करना था। पंजाब में तो वोटिंग ही नहीं हो रही थी, यहाँ तो वो बैलेट भी नहीं जाना था। और जो प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए ये मेरे ख्याल 1 या 2 घंटे से ज़्यादा की एक्सरसाइज नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने करना ही नहीं था, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम पुराने तरीक़ेकार से करेंगे। और उसके बाद अगले इलेक्शंस की जब आप बात करती हैं तो अगले इलेक्शंस में देखा जाएगा कि जनाब उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क्या ख्वाहिश है और किस अंदाज में। मुझे नहीं लगता कि उसमें भी, क्योंकि वो एक नया पॉलिटिकल सेटअप आ जाएगा, नई गवर्नमेंट होगी, तो लेट्स सी कि उस वक्त के वहाँ पे पार्लियामेंट के क्या हालात। राना ताहिर साहब, ये जो 1973 के आइन साज लोग जो थे, उन्होंने कुछ सोच के ये बात रखी होगी कि किसको खुफिया राय शुमारी के ज़रिए किया जाए, किसको ओपन बैलेट के ज़रिए किया जाए। तो आपके ख्याल में ये जो इतने अरसे से प्रैक्टिस चली आई है आइन के तहत, वजह क्या थी इसके पीछे कि कुछ इलेक्शंस जो हैं वो खुफिया होने चाहिए? देखिए शहजाद, बात यह है कि आइन जो है उसमें तरामीम का तरीक़ेकार भी तो रखा गया है ना। ये बात तो नहीं है कि 73 में जो आइन बना दिया गया उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। उन्होंने एक बुनियादी दस्तावेज़ आपको बना दी, अब उसमें वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक तब्दीली की जा सकती है। अब जो मामलात, अब जो 73 का आइन बनाने वाले थे, सबसे ज़्यादा सबसे पहले धांधली की बुनियाद तो उन्होंने रख दी थी। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1977 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई थी, जब PDM के सरबरा फजल रहमान साहब के वालिद गिरामी मौलाना मुफ्ती महमूद साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है धांधली, और उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी तहरीक उनका मुतालबा था लोगों का कि ये मुस्तफ़ी हों। मसला ये है शहजाद, जैसे मैंने कहा ना कि असल बात है नीयत। जब नीयत में फतूर हो तो इस्लाह अहवाल कैसे मुमकिन है? ये चीज़ जो है किसको नहीं पता कि भाई कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है। वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जताने के लिए, तो और क्या कर रहे हैं? तो इसी सूरत हाल देखें, बात यह है कि इलेक्शन की शफाफियत जो है, ये जो अदालत उज़्मा का हुक्म था ये सदारती रेफरेंस में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, राजा आमिर अब्बास साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था, थोड़े से बैलेट पेपर मफरूज़े की बुनियाद पे अगर मान भी लें, चलें इट्स अ लॉन्ग शॉट, मान भी लें कि गिलानी साहब जीत जाते हैं, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। होना क्या है
बात यह है कि अगर गिलानी साहब जीत भी जाते हैं तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो सेनेट के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि फिर ये सारा कुछ जो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो फल फूल नहीं सकी, इन हरकतों की वजह से जमहूरियत फल फूल नहीं सकती। जब तक आप देखें, इमरान खान साहब को एक बात का क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने इस मुल्क में शफाफियत लाने की कोशिश की है। उस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब होते हैं, ये मसाइल हैं। उनके पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है पार्लियामेंट में कि वो आईनी तरमीम कर सकें। अब सेनेट का इलेक्शन होगा, उसके बाद वो कम अज़ कम इस पोजीशन में ज़रूर आ जाएंगे कि कानून में कोई तब्दीली करना चाहें तो कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में आप ईमानदाराना दयानतदाराना इलेक्शन को यकीनी नहीं बनाते, उस वक़्त तक जमहूरियत की जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। ठीक, बिल्कुल राना साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जमहूरियत की बात तो सब करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब 2013 से बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर सेनेट इलेक्शन में शफाफियत के हवाले से, और इस बार जो कोशिशें की गई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही की गई, चूँकि जो दीगर सियासी जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी और PMLN, जब इनमें मिसाक जमहूरियत हुआ तो उसमें भी एक तजवीज़ थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अपने अपने मफादात की खातिर अपने ही की हुई बातों और अपने ही किए हुए वादों से फिर जाते हैं। तो मोरालिटी कहाँ स्टैंड करती है पॉलिटिकल पार्टीज की, खासतौर पर इस सूरत हाल में PDM की जो सियासी जमातें हैं उन पर कितनी अखलाकी जिम्मेदारी? समीना देखें, बात यह है, आपने बात की कि जी इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था शफाफ इंतखाबात सेनेट के कराने के हवाले से, मसला ये है कि हम लोग मसलहत का शिकार हो जाते हैं, सच्ची बात नहीं करते। बात यह है कि वो मिसाक जमहूरियत खुद मुनाफकत का एक शाहकार था कि वो दोनों जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ करप्शन और बेईमानी के इल्ज़ामात लगाती रहीं, या तो आसफ जरदारी कौम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने नून लीग की हुकूमत पर जो इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी ज़ुबान काटी गई वो गलत था, या नून लीग वाले कहें कि हमने इनकी ज़ुबान काटी थी और हम इनसे माफ़ी मांगते हैं, कौम से माफ़ी मांगते हैं। ये क्या मजाक बनाया हुआ है, इन्होंने कौम को क्या समझते हैं? इसीलिए तो इनके जलसों में लोग आते नहीं, कि लोगों को पता चल गया कि ये सारा कुछ मुनाफकत पर मबनी है। ये देखें, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी कि शफाफ इलेक्शन हो, ना नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि शफाफ इलेक्शन हो। वो उस वक़्त सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था, उसमें माजी के अपने केसेस को ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने सारे मुकमका किया था, और उसको हम कहते हैं कि जी वो पता नहीं कितनी मुकद्दस दस्तावेज़ है, मिसाक जमहूरियत जो है वो भी एक फ्रॉड था। ये कोई मुखलस लोग नहीं है कि जिन्होंने इस मुल्क में कोई तब्दीली लानी हो। तब्दीली लाने वाला एक ही शख्स है जो दयानतदारी से कोशिश कर रहा है, वो है इमरान खान। ठीक, शहजाद आपकी इजाज़त से एक सवाल करना चाहूँगी राना साहब आपसे। अगर हम एज्यूम कर लें कि यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे वोट, उनके नंबर्स के हिसाब से उनके पास वोट तो पूरे नहीं हैं, लेकिन अगर वो जीत नहीं पाते तो PDM तहरीक का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? क्योंकि इस तहरीक से जान तो पहले ही निकल चुकी है, उनके हारने या जीतने का PDM पर क्या असर आएगा? देखें, PDM की तहरीक समीना, जहाँ तक उस बात का ताल्लुक है, वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। वो तो कहते थे हम सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, अब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं आज। तो उन्होंने कहा था कि जी हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर गुजर गई, 31 दिसंबर के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कहाँ गए वो इस्तीफ़े? तो वो सारा देखें, जो इनका लाहौर का जलसा था उससे इनकी कमर टूट गई थी कि जिस तरीके से ये समझते थे कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन लाहौर के लोगों ने जिस तरीके से उस जलसे में शिरकत ना करके एक वाज़े पैगाम दे दिया, उसके बाद से आप देखें कि इनके गुब्बारे से PDM के से हवा तहरीक की तो वैसे ही निकल चुकी है। मसला सिर्फ ये है कि ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत अपनी तरजीहात जो हैं उनका सही तयन करे। PDM उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप 130 एहतसाब की नई अदालतें बनाएं, ठीक, वो बनाए ना, हुकूमत एहतसाब करे इन लोगों का ताकि एहतसाब के मुकदमात के फैसले हों। राजा साहब, ये ज़रा बताइएगा कि अब दो तजावीज़ सामने आई, एक तो ये आपने जैसे कहा ट्रेसेबल बैलेट, दूसरा ये कि जो नुमाइंदगी है सियासी जमातों की वफाक में या सूबाई हुकूमतों में, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको उतनी सेनेट में नुमाइंदगी दे दी जाए। इसकी एक मिसाल हमें आज जो पंजाब के इलेक्शन हुए उसमें मिली कि अंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसका जितना शेयर था उसने उसके हिसाब से अपनी सीटें उनको मिल गई। तो आपके ख्याल में ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि बजाय आप इलेक्शन में जाने के, इस तमाम तर दोबारा फसाद को क्रिएट करने के, आप बेहतर है कि जिसकी जितनी नुमाइंदगी है, जितनी स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक उसको सेनेट में हिस्सा मिल जाए?
देखिए इस पे बड़ा क्लियर है। अगर आर्टिकल जो है आपका 59 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है द इलेक्शंस ऑफ द सेनेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये वो पॉइंट था कि जो गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ज़्यादा डायलेट नहीं किया, इसकी डिटेल और तफसील और इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हुई। अब ऐसी सूरत हाल में मेरा ज़ाती तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जनाब अगर आपने करप्शन को रोकना है, अभी देखिए बैगों से या एक 15-20 करोड़ रुपए दे के 30 करोड़ 50 करोड़ रुपए दे के कौन शख्स आएगा? ना आप आ सकते हैं, ना मैं, ना राना साहब। तो ये कौन लोग होते हैं? ये वही माफियाज होते हैं जिनके खिलाफ इमरान खान लड़ रहा है। ये वही माफियाज हैं कि कोई स्मगलिंग का होता है, कोई शुगर का होता है, कोई लैंड का होता है, कोई दीगर उन चीज़ों का। तो इन माफियाज ने सेनेट में आके अगर 50 करोड़ रुपए लगा के आए हैं तो यकीनी तौर पे 150 करोड़ मजीद कमाना है। और इनका एम फिर यही होता है कि पैसे बनाए जाएं, ठेके लिए जाएं, SROs निकाले जाएं, सब्सिडीज़ ली जाए, जो इम्पोर्ट्स होती हैं उसमें इश्यूज़ किए जाएं, और नतीजतन जो इनका ओरिजिनल काम है जो कि कानून साजी है, लेजिस्लेशन है, वो बिल्कुल साइड पे चली जाती है। सेनेट जो इस मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है, वहाँ पे कानून साजी नहीं होती। तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए पार्टी प्रपोर्शन तो बहुत बेहतर है, लेकिन उसके लिए भी शायद थोड़ी सी इनको जो आइन में तरमीम या कानून में तरमीम, इसको एक क्लैरिटी देनी होगी कि ये उसका तरीक़ेकार होगा। जैसे कि ख़वातीन की सीट में उन्होंने दी हुई है कि आपने पार्टी की मुतनासिब नुमाइंदगी के बेसिस पे ख़वातीन की सीटें, उनका इलेक्शन नहीं होता सेनेटर्स का। लेकिन आप देखें कि जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामलात हैं, तो हम तो इस बात का नतीजा बासानी निकाल सकते हैं कि जब तक हुकूमत की मुद्दत है या अपोजिशन का ये रवैया है तो कोई आईनी तरमीम हो नहीं सकेगी। उसके लिए दोनों का मिल के बैठना ज़रूरी है। देखिए हम अपोजिशन को एक मिनट के लिए देख लेते हैं कि कौन सी अपोजिशन है। दो बड़ी जमातें हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सबसे बड़े कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, उसके बाद जो उनके सदर हैं वो है शहबाज शरीफ साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहिबा हैं मरियम बीबी, उसके बाद नीचे की जितनी टियर आप देख लें लीडरशिप की, वो तमाम की तमाम वो हैं या तो वो सज़ा याफ्ता है या उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप पीपल्स पार्टी की देखते हैं तो क़यादत को उनके चेयरमैन, को चेयरमैन, उससे नीचे आ जाएं जो लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह तकरीबन 18 महीनों से अंदर है, और उसके नीचे की देख लें फिर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जो थे वो बैरून मुल्क एब्सकॉन्डर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उस पर केसेस हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो आज इतने इलेक्शन कर रहे हैं, इनके अपने ऊपर केसेस हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो एक हार तक का वो उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन किस किस्म की डायलॉग करेगी? अपोजिशन एक ही डायलॉग करेगी जो इमरान खान कहता है कि पहले इनके केसेस खत्म हों और NRO दिया जाए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक लाइव कट की तरफ भी लेकर जाना है। इस वक्त खुर्रम शेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले वो आप था कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, ये इलेक्शन ओपन बैलेट होने चाहिए, लेकिन इस मुल्क के 2 नंबर सियासी जमातें, इस मुल्क की 2 नंबर सियासी जमातें, इस मुल्क के 2 नंबर सियासी लीडर्स जो कि इस मुल्क में जो PDM के तहत सारे शामिल हैं, वो सब इसके खिलाफ थे। और मैं पूरी कौम से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि खुदा के लिए इन लोगों को पहचाने। ये मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे, ये मुल्क को उस दलदल तक ले जाएंगे कि कहीं पाकिस्तान उससे बाहर भी नहीं निकल सकेगा। ये अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान दिया है, फिर पता नहीं कि ऐसा इमरान खान कब वापस मिलेगा। इससे जो फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो, हमें तो शायद फ़ायदा ना हो, लेकिन हमारी नस्लें जो हैं वो हमें सारी ज़िंदगी दुआएं देंगी कि हम इस इमरान खान के साथ खड़े हुए थे जो पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान बनाना चाहता था। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान मीडिया से बात कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ख़ासतौर पर इमरान खान की जानिब से इस बार सेनेट इलेक्शन में शफाफियत लेकर आने के लिए जो इक़दाम किए गए और जो कोशिशें की गई वो काबिल तहसीन है, और उससे अवाम में भी शऊर बेदार हो गया है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं, अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, PDM की जमातें हैं, वो क्या चाहती हैं और हुक्मरान जमात क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि अब ये फैसला अवाम ने करना है कि किसका बयानिया दुरुस्त है और किसको सपोर्ट करना है।
हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। अब चूंकि 5 बजने में 2 या 3 मिनट बाकी हैं और वोटिंग का अमल जो है वो खत्म हो जाएगा, वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा, पोलिंग खत्म हो जाएगी। यहाँ पर एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम जाएंगे और इस न्यूज़ ब्रेक में आप न्यूज़ हेडलाइंस मुलाहिजा कर सकेंगे। उसके बाद वापस आएंगे तो यकीनन हम जो काउंटिंग हो रही होगी उसके हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देंगे। हमारे साथ रहिए।